बॉलीवुड में राइटर्स की कोई औकात नहीं है। Do you believe we are training enough writers, loving our writers enough, giving them enough credit? Not at all. I don't believe that at all. सारे अवार्ड शोज में नॉमिनेटेड था मैं, और वहाँ जाके पता चल रहा है उनको सबसे पीछे बिठा दिया गया है। वहाँ से न पानी का एक्सेस है, न खाने का एक्सेस है। We write 20 scripts. उसमें से 19 बनती नहीं है, एक बनती है। एक बीड़ी पान की दुकान खोल लो, जो बीच पे भेल और पानी पूरी बेचो। कीप ए सेफ्टी नेट फॉर योरसेल्फ, क्योंकि फिल्मों पे डिपेंड मत करो, फिल्में तुम्हें खा जाएंगी। We give not more than 10 lakhs to even Chetan Bhagat. He used this word to me that we will use your book and you can go to hell for all we care. जहां एक तरफ एकता कपूर के टीवी सीरियल लिखने वाले राइटर साल के 3 करोड़ रुपए तक कमाते हैं। TV writers are paid at least 20 times more than film writers. They all go home with at least 3 crores a year. At least some go home with 80 to 90 lakhs. जावेद अख्तर तो एक गाना लिखने के 25 लाख रुपए लेते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड के ज्यादातर राइटर्स को फिल्म के कॉस्ट्यूम बजट से कई गुना कम पैसे मिलते हैं और अपनी ही लिखी फिल्म में कहानियां, स्क्रीन प्ले, कंटेंट का क्रेडिट मांगने के लिए जो उनका हक होना चाहिए उन्हें प्रोड्यूसर से भीख मांगनी पड़ती है। कई बार तो कोर्ट तक जाना पड़ता है। जो प्रोड्यूसर है वो हमारे रुपए पैसे मार लेता है, जो डायरेक्टर है वो नाम मार लेता है। इनफैक्ट एक राइटर की स्क्रिप्ट चोरी हो जाना, उनकी परमिशन या पैसे या राइट्स दिए बिना उस पर एक मूवी या वेब सीरीज बन जाना, ये भी कोई नई बात नहीं है। जो 2020 के पैंडेमिक के बाद रजत के साथ हुआ, जहां लाखों लोग अपनी नौकरियां छोड़ चुके थे या खो चुके थे, फिल्म इंडस्ट्री में भी लोगों के साथ कुछ ऐसे ही हुआ। काम मिलना अपने आप में एक स्ट्रगल बन गया। उस समय 29 नाम के रजत को एक बड़े फिल्म स्टूडियो से कॉल आता है। रजत ने महीनों तक मेहनत करके जो कहानी स्क्रिप्ट लिखी थी, फाइनली उस पर एक वेब सीरीज बनने वाली थी। रजत कुड नॉट बी हैप्पियर। प्रोडक्शन हाउस के साथ लगातार कई महीनों तक रजत उस कहानी पर काम करता है, उसे इंटेंस बनाता है, इंप्रूव करता है ताकि वो रिलीज होने लायक वेब सीरीज बन सके। बट इन द एंड रजत को अपने काम के थोड़े बहुत पैसे देने के बाद द मेकर्स रिजेक्ट हिज स्क्रिप्ट। पर रजत को असली शौक तब लगता है जब 2 साल बाद वो अपनी ही लिखी हुई मेकर्स से रिजेक्टेड स्क्रिप्ट पर बनी हुई वेब सीरीज का ट्रेलर देखता है, जिसके ना तो उसे पूरे पैसे कभी मिले, ना क्रेडिट में उसका नाम आया। और बॉलीवुड में राइटर्स के साथ हो रही बिट्रेयल, चीटिंग और टिरेनी का ये इकलौता एग्जांपल नहीं है। वरुण ग्रोवर से लेकर गुलजार तक, रंग दे बसंती लिखने वाले लेजेंडरी राइटर कमलेश पांडे से 1.5 इश्किया लिखने वाले दराब फारूकी तक, बॉलीवुड में मानो हर एक राइटर्स अपने राइट्स, क्रेडिट्स, पैसे और रॉयल्टी के लिए लड़ रहा है। और ये तो फिर भी उनके हक की लड़ाई है। व्हाट अबाउट द फेम जो एक लेजेंडरी राइटर को मिलना चाहिए? वो राइटर जिसके पेन या लैपटॉप से एक फिल्म की शुरुआत होती है, वो राइटर जो एक ऑर्डिनरी एक्टर को सुपरस्टार बनाने की काबिलियत रखता है, जिनके लिखे डायलॉग्स तो सबको याद है। Which is your favorite Bollywood dialogue? फिर मिलेंगे चलते चलते। स्क्रीन पर वो किस सुपरस्टार ने बोले वो भी सबको याद है। इस एक्टर ने बोला था ये डायलॉग? अमिताभ बच्चन ने। पर शायद ही किसी को याद हो उस राइटर का नाम। No, I don't know the writer who spoke that dialogue. जिसके लाइफ स्ट्रगल, एक्सपीरियंसेस, इमोशन, ट्रेजेडीज, क्रिएटिविटी से वो डायलॉग, वो कहानियां लिखी गई थी। एंड इसीलिए इस वीडियो में हमारी कोशिश है फिल्म मेकिंग के बॉलीवुड के उस सेक्शन के लिए आवाज उठाने की जिसकी फिल्म खत्म होने के बाद प्रोड्यूसर्स कॉल तक नहीं उठाते। उनके लिए राइटर एक मजबूरी है, क्योंकि अपने राइट्स के लिए लड़ने के लिए मिलकर राइटर्स ने स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन तो बना ली, पर प्रोड्यूसर से राइटर्स का हक, उनसे पैसे दिलवाने की लीगल पावर और अथॉरिटी तो एसडब्ल्यूए के पास भी शायद नहीं है। क्योंकि आज बॉलीवुड चाहे हॉलीवुड से या दुनिया की किसी भी और फिल्म इंडस्ट्री से बड़ा बन गया हो, पर जो पावर हॉलीवुड में WGA यानी राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका के पास है, इंडियन राइटर्स तो उसके आसपास भी नहीं है। हम डिस्कस करेंगे कि कैसे 2 लेजेंडरी इंडियन राइटर्स ने बॉलीवुड को हमेशा के लिए बदल दिया और वहां से आज तक कैसे बॉलीवुड उस स्टेज पे पहुंचा जहां एक ऐसा कंटेंट क्राइसिस आया हुआ है कि सलमान खान, शाहरुख खान और रिसेंटली तो इवन ऋतिक रोशन का करियर भी लगातार सिर्फ फ्लॉप फिल्में दे रहा है। एंड बॉलीवुड का एज अ फिल्म इंडस्ट्री डाउनफॉल, उसका बहुत बड़ा रीजन है कि कैसे बॉलीवुड अपने राइटर्स को ट्रीट कर रहा है। एंड सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि इन प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स को पता है कि एक राइटर की क्या इंपॉर्टेंस होती है। Content is definitely a problem. We have poor writing. We're not empowering writers. पर ये पता होने के बावजूद भी क्यों फिर करण जौहर जैसे डायरेक्टर्स तक को स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 जैसी फिल्में बनानी पड़ती हैं? क्यों एक अच्छे राइटर की इंपॉर्टेंस पता होने के बाद भी बॉलीवुड उन्हें बार बार एक्सप्लॉइट करता है? क्यों आज हम लोग जो थिएटर में मूवी देख के आते हैं उसका एक भी डायलॉग हमें याद तक नहीं रहता? पर सबसे पहले जानना जरूरी है कि इन राइटर्स का स्ट्रगल, इंडिया की एसडब्ल्यूए की लड़ाई, उनकी डिमांड्स, ये सब आखिर है क्या? एंड क्यों एक बॉलीवुड राइटर होना अपने लिए एक ट्रेजेडी लिखने से कम नहीं है? एंड आगे बढ़ने से पहले वीडियो
को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगर तुम्हें वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो हमारे कंटेंट को अप्रिसिएशन, हमें हमारा ड्यू क्रेडिट तभी मिलेगा जब तुम ये चीजें करोगे और YouTube इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाए। देखो, हिंदी सिनेमा और एक राइटर का रिश्ता कोई नया नहीं है। आज से 112 साल पहले इंडियन सिनेमा को मिली अपनी पहली फुल फ्लेजेड फिल्म राजा हरिश्चंद्र, जिसको दादा साहेब फाल्के ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था। तब से लेकर आज तक बॉलीवुड दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बन चुका है। हर साल इंडिया में लगभग 2000 फिल्में बनती हैं। उन फिल्मों पर 25 से 30 हजार करोड़ रुपए खर्च होते हैं। पर 100 सालों के बाद भी हिंदी सिनेमा में आज तक सलीम जावेद के अलावा एक भी ऐसा सुपरस्टार राइटर नहीं आया है जिसके नाम पर सिर्फ लोग थिएटर में मूवीज देखने जाएं। अब तुम इसको ऑडियंस की इग्नोरेंस कहो या प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स की सोची समझी स्ट्रैटेजी, पर मेरे अकॉर्डिंग तो सुपरस्टार राइटर्स का इस इंडस्ट्री में एग्जिस्ट ना करना सबसे बड़ा कारण है बॉलीवुड के डाउनफॉल का, बॉलीवुड में कंटेंट क्राइसिस का। अक्षय कुमार, शाहरुख खान, आयुष्मान खुराना, कार्तिक आर्यन जैसे सुपरस्टार्स को करोड़ों की फीस देने के बाद फिल्म के बचे हुए 15 करोड़ के बजट में राइटर को 20 लाख तक भी नहीं मिलते, which is less than 1.5% of a typical Bollywood film का बजट। एंड ये अमाउंट तुम्हें शायद ज्यादा लग रहा हो until you understand the reality of a writer, क्योंकि रियलिटी में एक फिल्म लिखने के लिए एक राइटर को 6 से 7 महीने, कई बार तो साल तक लग जाते हैं, और तब भी कोई गारंटी नहीं होती कि कोई प्रोड्यूसर, कोई स्टूडियो उस राइटर की स्क्रिप्ट को खरीदेगा भी या नहीं। वी राइट 20 स्क्रिप्ट्स, उसमें से 19 बनती नहीं है, एक बनती है। जैसे 4 फरवरी 2025 को दरार फारूकी, जो बॉलीवुड में एक फेमस स्क्रीन राइटर हैं, विक्ट्री, डेढ़ इश्किया और नोटबुक जैसी फिल्में लिख चुके हैं, धर्मा प्रोडक्शंस में करण जौहर के साथ तक काम कर चुके हैं, वो एक ट्वीट करते हैं जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे बॉलीवुड में स्क्रिप्ट राइटर्स और स्क्रीन राइटर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जिससे उन राइटर्स को तो स्ट्रगल करना पड़ ही रहा है जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, पर ये रियलिटी उन राइटर्स के लिए भी उतनी ही सच है जो वेब सीरीज, फिल्म, टीवी शोज लिखने की एक्सपेक्टेशंस लेकर मुंबई आने का सपना भी देख ही रहे हैं। क्योंकि दरार ने बताया कि एक फिल्म को बनाने की प्रोसेस में सबसे ज्यादा अगर कोई सफर करता है तो वो है वो राइटर जिसके थ्रू उस फिल्म का ओरिजिन हुआ है, जिसने उस फिल्म के आइडिया को, उसकी कहानी को एक स्क्रिप्ट में लिखा, जिस स्क्रीन राइटर ने उस फिल्म को, उस कहानी को पोर्ट्रे करने वाले सुपरस्टार के लिए वो सीन लिखा, और एक सुपरहिट फिल्म से एक्टर्स जैसे अक्षय कुमार या आमिर खान प्रोड्यूसर बनके कितना भी क्यों ना कमा लें, पर फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के बाद भी उस फिल्म के राइटर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जहां डायरेक्टर्स और एक्टर्स को फिल्म के रिलीज होने के सालों बाद तक उसकी रॉयल्टी मिलती है, उस फिल्म को लिखने वाले राइटर को रॉयल्टीज के नाम पर एक पैसा भी नहीं मिलता। इनफैक्ट उस राइटर को तो अपनी 80% फीस फिल्म खत्म होने तक भी नहीं मिलती, वही फिल्म जिसकी शुरुआत उस राइटर ने करी थी। एंड माइंड यू, एक फिल्म का शूट, प्रोडक्शन, रिलीज में 6 से 8 महीने लगना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे में एक राइटर के लिए एक साल में 2 स्क्रिप्ट से ज्यादा लिख पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और जब एक फिल्म को लिखने के बाद उस राइटर को 12 लाख रुपए भी ना मिले तो सवाल उठना चाहिए प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के इंटेंशन पर, क्योंकि एक फिल्म के स्टार से राइटर की फीस को कंपेयर करना ना तो सेंसिबल है ना फीजिबल। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन आमिर खान ने बहुत अच्छे से दिया भी है। Your fee is connected to your ability to fill the theater. The reason why you're paid differently in cinema is because the market forces understand that you're able to bring that much money back into a film. So if I am paid 10 rupees, it's because I can bring back that money and more. But what about the directors या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर्स जिनको फिल्म का शूट शुरू होने से पहले ही 7-8 करोड़ के चेक मिल जाते हैं? While on the other hand, उस फिल्म को लिखने वाले राइटर को अपने 10 लाख रुपए के पेमेंट के लिए भी फिल्म खत्म होने का इंतजार करना पड़ता है, प्रोड्यूसर से पेमेंट की रिक्वेस्टें करनी पड़ती हैं, और कई बार तो आधी फिल्म करने के बाद राइटर को बिना किसी प्रायर कम्युनिकेशन के इस फिल्म से निकाल दिया जाता है विदाउट एनी कॉम्पेंसेशन ऑफ देयर वर्क, एफर्ट और टाइम। और ये तो प्रॉब्लम की सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि एक राइटर या कोई भी आर्टिस्ट सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करता, उनके लिए पैसों से भी ज्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो वो है क्रेडिट, रिकॉग्निशन, जो तुम मान के चलोगे कि इज द लीस्ट दैट अ बॉलीवुड स्क्रिप्ट राइटर शुड गेट। पर इस वीडियो को बनाते हुए आई वाज शॉक्ड टू नो कि एक प्रोड्यूसर से राइटर्स का पैसे निकलवाना ज्यादा आसान है, पर उसी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से अपनी ही लिखी फिल्म के लिए क्रेडिट लेना, अपनी लिखी हुई वेब सीरीज या गाने में अपना नाम देखना एक अलग लड़ाई है। एंड इट इज सैड कि बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री में भी एक राइटर को इतनी बेसिक चीज के लिए लड़ना पड़ रहा है, स्ट्राइक्स करनी पड़ रही है। क्योंकि रजत का एग्जांपल जो मैंने अभी तुम्हें कुछ देर पहले दिया था वो अकेला एग्जांपल नहीं है क्रेडिट चोरी का। कपिल चोपड़ा जिन्होंने जन्नत 2 का स्क्रीन प्ले लिखा था, उन्होंने मूवी के क्रेडिट्स में अपने नाम तक देखने के लिए कोर्ट जाना पड़ा, लीगल बैटल लड़ना पड़ा अगेंस्ट विशेष फिल्म जिसको महेश भट्ट और उनके भाई मुकेश भट्ट चलाते हैं। राइटर ज्योति कपूर की तो पूरी स्क्रिप्ट चुरा ली डायरेक्टर कुणाल कोहली ने, उस पर मूवी बना दी, शायद करोड़ों रुपए भी कमा लिए। एंड डोंट थिंक
फिल्म की ये ऑपरेशन अबैंडनमेंट क्रेडिट्स की चोरी सिर्फ नए या फिर अनपॉपुलर राइटर्स के साथ होती है। तेजाब, खलनायक, सौदागर जैसी हिट फिल्में लिख चुके कमलेश पांडे बताते हैं कि 2006 में जब उन्होंने रंग दे बसंती की कहानी उसका स्क्रीन प्ले लिखा, he was shocked to find out कि फिल्म के पोस्टर में एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इवन अदर राइटर्स सबका नाम है सिर्फ उनका नाम छोड़कर। एंड जब उन्होंने कन्फ्रंट किया डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा को, तो उन्हें कुछ ये जवाब मिला। फिर मैंने एक दिन देखा फिल्म का पोस्टर, उसमें मेरा नाम नहीं था स्क्रीन प्ले में, तो मैंने फोन किया कि ये क्या है। नहीं, वो क्या है कि वो उसमें और नाम आ गए हैं 2-3, तो भीड़ हो गई है। और ये रीजन तो चलो मैं फिर भी एक बार को मान सकता हूँ, जगह कम पड़ जाती है। पर फिर उन राइटर्स का क्या जिनको अपनी फिल्म के जो उन्होंने लिखी है अनाउंसमेंट पोस्ट में इंस्टाग्राम पर टैग तक न किया जाए। और क्रेडिट्स की लड़ाई सिर्फ स्क्रीन राइटर और स्क्रिप्ट राइटर्स की नहीं है। इरशाद कामिल जिन्होंने जब वी मेट, आशिकी 2, जवान, कबीर सिंह जैसी मूवीज के गाने लिखे हैं, रांझना के टाइटल ट्रैक में यूट्यूब पर उनका नाम तक नहीं है। एंड तुम्हें शायद ये मजाक लग रहा होगा, पर अपने काम के लिए क्रेडिट रिकॉग्निशन न मिलना इज अ थ्रेट ऑन द करियर ऑफ दैट राइटर। क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए पैसों से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका क्रेडिट। हाँ, एक राइटर शायद गाने लिखकर, फिल्में लिखकर लाखों रुपए एक बार में कमा देगा, पर इंडस्ट्री में उसकी रेप्यूटेशन, फ्यूचर में उसे काम मिलेगा या नहीं, फिल्म के प्रोड्यूसर्स उसे एक नए राइटर की तरह ट्रीट करेंगे या एक एक्सपीरियंस राइटर की तरह, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि उन्हें कितना क्रेडिट अपने काम के लिए मिला है, जिसे अनफॉर्चुनेटली या तो सीनियर राइटर्स दे लेते हैं या फिल्म के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स। जो प्रोड्यूसर है हमारे रुपए पैसे मार लेता है, डायरेक्टर है वो नाम मार लेता है। आजकल नया फैशन शुरू हो गया है, जो डायरेक्टर है सिर्फ इसलिए कि वो फीडबैक दे रहा है स्क्रिप्ट में, उसका नाम भी जाना चाहिए एज ए राइटर। और एक सीनियर, एक्सपीरियंस, प्रूवन राइटर तो अपने हक की लड़ाई लड़ भी सकता है, लॉयर्स हायर करके प्रोड्यूसर्स के अगेंस्ट एक लीगल बैटल तक लड़ सकता है, इनफैक्ट अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग डिमांड तक रख सकता है। जैसे जावेद अख्तर ने शाहरुख खान की फिल्म डंकी में एक गाना लिखने के लिए 25 लाख तक चार्ज किए थे। पर ये लग्जरी, इतने ऑप्शंस नए इमर्जिंग राइटर्स के पास है, ये सोचने की गलती तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि इसका फायदा फिल्मों के प्रोड्यूसर्स बहुत अच्छी तरह उठाते हैं, उन्हीं राइटर्स को सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट करके। एंड आई नो वन माइट आर्ग्यू कि अगर राइटर्स की सिचुएशन इतनी खराब है, उनको कोई क्रेडिट नहीं देता, ना उनके नाम पर जनता पिक्चर देखने थिएटर में आती है, तो उनके बारे में बात करने का पॉइंट ही क्या है। पर सच कुछ और है, जिसको अच्छे से समझने के लिए हमें समझना होगा बॉलीवुड के उन 2 राइटर्स के बारे में जिन्होंने बॉलीवुड को, फिल्म मेकिंग को, इंडिया में राइटर्स को कैसे ट्रीट करा जाता है हमेशा के लिए बदल दिया। द फर्स्ट राइटर स्टार्स ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। राइटर्स के लिए अपने काम के पैसे और उससे ज्यादा अपने आर्ट के लिए रिकॉग्निशन मिलना हमेशा से मुश्किल रहा है। 1960s में जब राज कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार जैसे स्टार एक्टर्स बॉलीवुड को मिल चुके थे, जिनके नाम पर लोग थिएटर मूवी देखने आने लगे थे, तब भी इन स्टार्स की सुपरहिट फिल्मों के डायलॉग, कहानी, गाने लिखने वाले राइटर्स के क्रेडिट तो छोड़ो, डायरेक्टर्स उनके काम को रिकॉग्नाइज तक नहीं करते थे। ये बात जरा बहुतों को बुरी भी राइटर हो फिर भी चाहते हो सब तुम्हें जाने। और ये शायद कल्चरली ड्रिवन भी है, क्योंकि इंडिया की फिल्म मेकिंग हिस्ट्री में शायद ही कोई ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल राइटर हुआ है जो फाइनेंशियली साउंड था, अपने आर्ट से पैसे कमा पा रहा था। पर बॉलीवुड में इसी ट्रेडिशन को तोड़ने की शुरुआत हुई 1950s में, जब लेजेंडरी पोएट और लिरिसिस्ट साहिर लधुवानी ने प्रोड्यूसर से सिंगर की फीस से ₹1 ज्यादा लेने की डिमांड करी। और ये शायद वो स्टेपिंग स्टोन था जिसने 20 साल बाद सलीम खान और जावेद अख्तर को इंस्पायर किया फिल्म इंडस्ट्री के पहले राइटर स्टार्स बनने के लिए। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। कितने आदमी थे? सरदार 2 आदमी। सलीम जावेद आज कुछ तो बात हो गई। 1973 में जंजीर की रिलीज से पहले सलीम जावेद का राइटिंग डुओ पॉपुलर हो चुका था। प्रोड्यूसर्स उनकी स्क्रिप्ट खरीदना भी चाहते थे। फिर हाथी मेरा साथी, अंदाज, सीता और गीता जैसी सुपरहिट फिल्म लिखने के बाद भी उन्हें एक फिल्म के लिए सिर्फ 5 से 10 हजार रुपए मिलना एक ड्रीम था, रियलिटी नहीं। और उस जमाने में राइटर लेता तो कहता 10,000। हाँ बिल्कुल बेचारे ऐसे मैक्सिमम 10,000। और उस समय तो शायद बॉलीवुड के बाकी राइटर्स की फीस के हिसाब से 5,000 भी उनके लिए ज्यादा थे। इस बार राजेश खन्ना ने हमें बहुत पैसा दिया है, 10,000 रुपए, तो 5,000 सलीम साहब को 5,000। पर 1973 में रिलीज होती है वो फिल्म जिसने ना सिर्फ सलीम जावेद को बल्कि लगातार 13 फ्लॉप फिल्म दे चुके अमिताभ बच्चन को रातों रात स्टार बना दिया। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन के कैरेक्टर में देखकर बॉलीवुड को लेकर ऑडियंस का क्रेज एक अलग लेवल पर पहुंच चुका था। जंजीर से अमिताभ बच्चन का करियर तो बच गया, पर सलीम जावेद को मिल चुका था द एंग्री यंग मैन का वो फॉर्मूला जिसने आगे आने वाले 10 सालों में उस फॉर्मूले के साथ वो कई और सुपर हिट ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले थे, जिस फॉर्मूले ने उन्हें एक नॉर्मल राइटिंग डुओ से एक सुपरस्टार बना दिया। Whoever has grown up watching their films carries a little bit of Salim Javed in their blood. पर क्यों बॉलीवुड ने
सलीम जावेद के एंग्री यंग मैन की सक्सेस से इंस्पायर होने की जगह एक अच्छे कैरेक्टर को कैसे लिखते हैं ये सीखने की जगह कंटेंट को, ट्रेंड्स को एक्सप्लॉइट करना सीखा। उसकी बात मैं अभी थोड़ी देर में करूंगा। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि वो एंग्री यंग मैन सिर्फ सलीम जावेद की फिल्मों का कैरेक्टर नहीं था, वो शायद उन दोनों की पर्सनालिटी का भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। क्योंकि उस समय जब राइटर्स को 5-10 हजार रुपए देकर टाल दिया जाता था, तब सलीम खान और जावेद अख्तर ने इंडस्ट्री के नॉर्म्स के अगेंस्ट जाकर पूरे मुंबई में जंजीर के पोस्टर पर अपना नाम लिखा। कल एक काम करो, 2 जीप लो, जितने मुंबई में पोस्टर बोर्ड कियोस्क लगे सब पे कहीं भी रिटन बाय सलीम जावेद पोत दो। तो जब सुबह लोग उठे तो देखा हर पोस्टर पे प्रिंटेड है रिटन बाय सलीम जावेद, टोटल सन्नाटा। एंड दिस वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ देयर करियर, जहां से उन्हें ऑडियंस, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, हर किसी की रिस्पेक्ट मिलने लगी। लोग अमिताभ बच्चन के नाम से तो थिएटर में आते ही थे, पर अब शायद सलीम जावेद के नाम से भी उनकी लिखी पिक्चरें देखने आने लगे थे। एंड सलीम और जावेद बॉलीवुड के पहले ऐसे राइटर थे जिनकी अथॉरिटी सिर्फ फिल्म की कहानी पर नहीं थी, फिल्म की कास्टिंग पर भी थी। 1975 में रिलीज हुई दीवार के लिए प्रोड्यूसर गुलशन राय की फर्स्ट चॉइस अमिताभ बच्चन नहीं बल्कि राजेश खन्ना थे, पर सलीम जावेद ने गुलशन राय को अपनी स्क्रिप्ट देने से मना कर दिया अगर वो अमिताभ बच्चन को कास्ट नहीं करते तो। एंड फाइनली अमिताभ बच्चन को दीवार के लिए साइन करा गया, फिल्म सुपरहिट हो गई। और दीवार के स्क्रीन प्ले को तो कई बॉलीवुड क्रिटिक्स बॉलीवुड का बेस्ट स्क्रीन प्ले तक मानते हैं। पर इस इंसिडेंट से सलीम जावेद की पावर, उनकी अथॉरिटी तो एस्टैब्लिश हो गई। वो स्टेटस, वो अथॉरिटी जिसकी पीक आई 1980 में, जब शायद बॉलीवुड में पहली बार किसी राइटर ने फिल्म के लीड स्टार की फीस से 1 लाख रुपए ज्यादा डिमांड करे। Can you imagine if a writer today said, I want a crore more than Salman Khan? That was the power of Salim Javed. And this was the pinnacle of the Salim Javed writing duo, जिन्होंने अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार तो बनाया, बट उनके थ्रू अपने आप को भी सुपरस्टार बनाया। ऐसा कुछ जो बॉलीवुड में शायद पहली और आखिरी बार हुआ था। It hasn't happened before. I don't think it's going to happen again. क्योंकि 1982 में सलीम जावेद के सुपरस्टार राइटिंग डुओ का स्प्लिट होने के बाद आज 40 साल बाद तक भी कोई बड़ा नामी सुपरस्टार राइटर बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं है। आज की डेट में आप मुझे कोई राइटर दिखा दीजिए कि जिसके नाम पे लोग अंदर आए, और अगर आया भी तो प्रोड्यूसर्स, फिल्म मेकर्स, डायरेक्टर्स की गलत इंटेंशन की वजह से उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया। उसकी बात भी अभी कुछ देर में करेंगे। पर बॉलीवुड के राइटर्स को उनकी औकात में रखने में, उनकी आर्ट को, उनके रिकग्निशन को, उनकी वैलिडेशन को डिसमिस करने के प्रोसेस में शायद बॉलीवुड ने सबसे ज्यादा नुकसान अपने आप को ही पहुंचाया है, व्हिच हैज नाउ लेड टू अ कंटेंट क्राइसिस इन बॉलीवुड। 1980 तक सलीम जावेद ने वो प्रेसिडेंट तो सेट कर दिया था जहां एक राइटर को फिल्म के स्टार से ज्यादा फीस भी मिल सकती है, पर उनके स्प्लिट के बाद बॉलीवुड में कोई भी राइटर उस मुकाम से आगे नहीं बढ़ पाया। क्योंकि 1990s आते आते बॉलीवुड में, इंडिया में फिल्म देखने वाली ऑडियंस में आ रहा था एक शिफ्ट, जहां फिल्म की स्टोरी से ज्यादा ऑडियंस को थिएटर में लाने के लिए जरूरी था फिल्म का स्टार, उनके सामने कौन सा एक्ट्रेस का फेस है और इस फिल्म का जॉनर क्या है। जैसे कॉमेडी मूवीज के लिए गोविंदा, एक्शन मूवीज के लिए संजय दत्त और सनी देओल, रोमांटिक मूवीज के लिए सलमान खान और शाहरुख खान। और ये तो वो एक्टर्स थे जो एक स्पेसिफिक तरह की फिल्म को अपनी आइडेंटिटी बना चुके थे, उस पर अपनी पकड़ बना चुके थे। इंडिया में राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के बाद पहली बार शाहरुख खान को वैसा स्टारडम मिल रहा था, और उस समय उनकी फिल्म की कहानी, उसका स्क्रीन प्ले, डायलॉग, कहानी कुछ हद तक मैटर करती थी। पर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को शायद ये भी रियलाइज हो चुका था कि एक फिल्म को हिट कराने के लिए हर बार एक अच्छी कहानी, एक अच्छे स्क्रीन प्ले की जरूरत नहीं है। स्टोरी टेलिंग खत्म हो गई है। Nobody knows storytelling anymore. And at the end of the day, filmmaking is a business. जहां प्रोड्यूसर्स फिल्म के बजट को कम करने के लिए पैसे बचाने की हर एक कोशिश करेंगे, जिसके एग्जांपल्स पिछले कुछ सालों में हमने देख लिए हैं। जहां एक फिक्स टेम्पलेट को, एक टेम्पलेटाइज मूवी बनाने के तरीके को तब तक एक्सप्लॉइट किया गया जब तक या तो ऑडियंस उससे बोर ना हो जाए और वो मूवीज फ्लॉप ना होने लगे। एंग्री यंग मैन के टेम्पलेट पर जंजीर, दीवार, शोले, काला पत्थर, दोस्ताना जैसी मूवीज से सलीम जावेद को सक्सेस तो मिल गई, पर बॉलीवुड ने उनसे कैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स को, अच्छी कहानी को लिखना ये नहीं सीखा। बॉलीवुड ने सीखा कि एक सक्सेसफुल टेम्पलेट को एक्सप्लॉइट कैसे करना है। जैसे 1990s में बॉलीवुड ने गोविंदा को कास्ट करके रोमांटिक कॉमेडी जॉनर को एक्सप्लॉइट किया। 2008 में वांटेड की सक्सेस के बाद तो सलमान खान ने शायद बजरंगी भाईजान और सुल्तान के अलावा फिल्म करने से पहले उसकी कोई स्टोरी पड़ी ही नहीं। 2000s में बॉलीवुड ने सेक्स कॉमेडी मूवीज को एक्सप्लॉइट किया, तो 2018 के बाद हॉरर कॉमेडी मूवीज को। एंड पिछले 5 सालों में तो बॉलीवुड एक बास मसाला कमर्शियल एंटरटेनर विद हाई म्यूजिक, ग्रिटी सीन्स को एक्सप्लॉइट करे जा रहा है। और उसके पीछे का रीजन एक ही था, जब टेम्पलेट फिक्स है, स्टोरी लाइन ऑलमोस्ट फिक्स्ड है, एक फॉर्मूला तैयार है, तो शायद
शायद एक अच्छे राइटर की उतनी जरूरत ही नहीं है जितना एक अच्छी कहानी को लिखने के लिए चाहिए होता है। और प्रोड्यूसर्स के लिए तो हमेशा से पैसे बचाने का, किसी को एक्सप्लॉइट करने का अगर कोई सबसे आसान मोस्ट कन्वीनियंट तरीका था तो वो था एक्सप्लॉइटेशन ऑफ राइटर्स, जिसकी शुरुआत होती है राइटर्स को ड्यू क्रेडिट ना देकर या कहूं उनसे क्रेडिट छीनकर। 1995 में रिलीज हुई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा के करियर की सबसे सक्सेसफुल फिल्म थी एंड इट वाज अ टर्निंग पॉइंट, अ रिमार्केबल माइलस्टोन मोमेंट फॉर बॉलीवुड, द एक्टर्स, द डायरेक्टर्स, फॉर ऑलमोस्ट एवरीवन एसोसिएटेड विद द फिल्म। इवन वो लोग जिन्होंने वो फिल्म देखी है उससे एक अलग लेवल का कनेक्शन रखते हैं एक्सेप्ट उस फिल्म के राइटर्स। हनी ईरानी जिन्होंने आदित्य चोपड़ा के साथ फिल्म लिखी थी एंड हु इज आल्सो द फर्स्ट वाइफ ऑफ जावेद अख्तर। फिल्म रिलीज के एक महीने पहले आदित्य चोपड़ा ने उन्हें फिल्म का क्रेडिट देने से साफ मना कर दिया। अनुपमा चोपड़ा ने अपनी बुक दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मॉडर्न क्लासिक में बताया कि कैसे हनी ईरानी क्रेडिट्स में अपना नाम ना देखकर अपसेट थी एंड इट इवन लेड टू अ फॉल आउट बिटवीन फरहान अख्तर एंड आदित्य चोपड़ा। और आदित्य चोपड़ा से खुश तो वो राइटर भी नहीं था जिसका नाम क्रेडिट्स में आया तक, क्योंकि अपेरेंटली उस फिल्म के सारे डायलॉग जावेद सिद्दीकी ने लिखे थे, पर क्रेडिट्स में उन्हें आदित्य चोपड़ा के साथ को राइटर का क्रेडिट मिला, ना कि फिल्म के लीड डायलॉग राइटर का। और ये दोनों कोई वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है। बॉलीवुड में फिल्म के राइटर की जगह स्टोरी में, डायलॉग में डायरेक्टर अपना नाम डाल दे, ये कोई नई बात नहीं है, बहुत कॉमन प्रैक्टिस है जिसके पीछे एक कारण अगर है तो शायद वो डर का है। वो डर कि ये राइटर एक स्टार ना बन जाए, क्योंकि अगर एक राइटर स्टार बन जाता है, उनकी लिखी कहानी, उनके लिखे डायलॉग्स के नाम पर लोग थिएटर में मूवी देखने आने लगते हैं, जो सलीम जावेद के साथ हुआ, तो ऑब्वियसली उन्हें एक्सप्लॉइट करना मुश्किल हो जाएगा। One big problem why they don't give importance to writer in terms of making them famous is a capitalist producer attitude. They think that if they make writer a star, this very same writer whom I need so badly in many more films in the future will ask more money. और राइटर्स के मन में एक जाना माना स्टार बनने का ख्याल, वो एस्पिरेशन कभी ना आए, इसके लिए शायद उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में बेसिक रिस्पेक्ट, बेसिक कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं दिए जाते। बॉलीवुड को सेलिब्रेट करने वाले अवार्ड शोज में या तो राइटर्स को इनवाइट तक नहीं करते, और अगर कभी कर भी लिया तो डायरेक्टर्स, एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स के साथ बिठाने का तो सवाल ही नहीं है। सारे अवार्ड शोज में नॉमिनेटेड था मैं, और वहां जाके पता चल रहा है उनको सबसे पीछे बिठा दिया गया है। वहां से न पानी का एक्सेस है, न खाने का एक्सेस है। और बॉलीवुड में एक प्रोड्यूसर के मन में राइटर के काम के लिए कितनी इज्जत है, राइटिंग एज एन आर्ट फॉर्म को लेकर, एक अच्छी स्क्रिप्ट की अहमियत को लेकर, और एक अच्छी स्टोरी लाइन के लिए कितनी कम इंपॉर्टेंस है, इसका अंदाजा तुम्हें पिछले 10-15 सालों की बिग बजट बॉलीवुड फिल्म्स देखकर आराम से लग जाएगा, जिनकी मार्केटिंग पर, स्टार को लाने पर तो शायद करोड़ों रुपए खर्च हुए, पर राइटर्स पर नहीं। जूही चतुर्वेदी जो विक्की डोनर, पिंक और अक्टूबर जैसी फिल्में लिख चुकी हैं, वो बताती है कि कैसे एक प्रोड्यूसर ने उनसे ये तक कह दिया था कि एक 2 घंटे की फिल्म में 30 मिनट के तो गाने हैं, 30 मिनट के एक्शन सीन है, थोड़े बहुत साइलेंट सीन है, तो आगे पीछे मिलाकर 40 मिनट की तो पिक्चर लिखनी है। Why do you take so long to write a script? 5 मिनट्स के तो गाने हो गए, 25 मिनट तो ऐसे ही निकल जाएंगे फिल्म के। 15 मिनट का आगे और पीछे इंटरवल के पहले बाद का फाइट सीक्वेंस है, वो हटा दो। बिगनिंग का थोड़ा सा पार्ट है, एंड का थोड़ा सा पार्ट है। ऑल यू हैव टू राइट इज अ 40 मिनट। और शायद यही कारण है कि बॉलीवुड में आज अच्छे एक्टर्स तो हैं, सुपरस्टार्स भी भरकर हैं, प्रोड्यूसर्स के पास पहले से ज्यादा कैपिटल है, बॉक्स ऑफिस पर वो ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, पर फिल्में बनाने के लिए अच्छी स्क्रिप्टें नहीं है। वॉर 2 के साथ ऋतिक रोशन ने जितनी एक्सपेक्टेशंस अपनी ऑडियंस, अपने फैंस को दी थी, फिल्म रिलीज देखने के बाद वो एक्साइटमेंट डिसअपॉइंटमेंट में बदल गई। या फिर अभी रिसेंटली आई मूवी सन ऑफ सरदार के स्क्रीन प्ले, डायलॉग इतने खराब थे कि उस पर मीम्स बन नहीं थे। और जिस इंडस्ट्री में राइटर्स को अपने मिनिमम राइट्स, बेसिक हक के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए लड़ना पड़े, उस इंडस्ट्री से शायद अब हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे ही डायलॉग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिसेंटली करण जौहर, एक बिग लेवल बोनाफाइड प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, ने स्टार्स की हाई फीस को तो क्रिटिसाइज किया, बट व्हाट अबाउट इन्वेस्टिंग इन गुड राइटर्स? क्योंकि एक बड़े सुपरस्टार को कास्ट करके फिल्म को एक अच्छी ओपनिंग जरूर मिल जाएगी, बट अल्टीमेटली इंडिया में एक फिल्म का हिट होना डिपेंड करता है उस फिल्म के वर्ड ऑफ माउथ पर, उस फिल्म के रिव्यूज पर, ना कि लीड एक्टर या फिर उस फिल्म के 100, 200, 400 करोड़ के बजट पर। एंड मेरे पास बहुत से एग्जांपल है प्रूव करने के लिए। 2018 में रिलीज हुई आमिर खान और अमिताभ बच्चन की थग्स ऑफ हिंदुस्तान का बजट 300 करोड़ रुपए था। पहले दिन उसने इंडिया की हाईएस्ट ओपनिंग ली 50 करोड़ की। शाहरुख खान की जीरो का बजट 200 करोड़, सलमान खान, बॉबी देओल, अनिल कपूर की रेस 3 का बजट 180 करोड़, 2022 में अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज का बजट 200 करोड़, राधे, आदि पुरुष, गणपत, सिकंदर, ये सभी वो फिल्में हैं जिनकी स्टार कास्ट में, उनके बजट में, हाई प्रोफाइल डायरेक्टर्स, एक्टर्स को कास्ट करने में कोई कमी नहीं करी गई। कमी थी तो फिल्म की स्टोरी में, उसके स्क्रीन प्ले में, उसकी कहानी
कहानी में। एंड कहानी कितनी इंपॉर्टेंट होती है उसका अंदाजा भी तुम्हें लग जाएगा जब तुम्हें पता चलेगा कि शोले जैसी कल्ट क्लासिक और सुपर हिट फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर पहले हफ्ते फ्लॉप बन चुकी थी। जब मैं और पहली बार फिल्म देखने गया ऑडियंस के साथ तो सन्नाटा छाया हुआ। बट ओनली बिकॉज ऑफ उस फिल्म की कहानी, स्टोरी लाइन, कैरेक्टर्स, डायलॉग्स, फिल्म की वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, लोगों को वो फिल्म की कहानी इतनी पसंद आई कि अल्टीमेटली वो आज बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म मानी जाती है। और ये शायद विकी डोनर, कहानी, क्वीन, अंधाधुन, बधाई हो, गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्मों के लिए भी कहा जा सकता है जहां इन फिल्मों का बजट कोई 50-100 करोड़ नहीं था। इनके साथ बड़े राइटर्स, बड़े डायरेक्टर्स, बड़े एक्टर्स एसोसिएटेड नहीं थे, बट स्टिल एक अच्छी कहानी, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स काफी थे इन फिल्मों को न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर हिट बनाने के लिए बट ऐसी कहानियां बनाने के लिए जिनकी बात हम आज तक करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये रियलिटी बॉलीवुड में आज एग्जिस्ट नहीं करती। Like I'm reading a script nearly every day and I'm traumatized. Every flight I take, I read a script and I land in a bad mood because I don't know what to do. You know, half the time it's like I very rarely have I read a script and I'm like, oh my God, you have to make this movie, like very rarely. एंड ऐसे में बॉलीवुड के राइटर्स का फ्यूचर या फिर बॉलीवुड के कंटेंट क्राइसिस का फ्यूचर ज्यादा ब्राइट लगता नहीं है। 2012 में जब जावेद अख्तर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने तो फाइनली उन्होंने राइटर्स, लिरिसिस्ट की आवाज तो उठाई, कॉपीराइट बिल में अमेंडमेंट लाकर ताकि लिरिसिस्ट को उनका लॉन्ग ड्यू क्रेडिट मिल सके, जो कि बॉलीवुड के लिरिसिस्ट के लिए तो एक प्रोग्रेसिव मोड है, पर स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट राइटर्स तो आज भी अपनी ही लिखी फिल्म में रॉयल्टीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। एक सक्सेसफुल हिंदी फिल्म को जितनी भी लैंग्वेजेस में डब करा जाएगा, वो जितनी बार टीवी पर आएगी, थिएटर के बाहर ओटीटी पर भी वो जितनी बार प्ले होगी, हर बार उसके मेकर्स को, प्रोड्यूसर्स को, एक्टर्स को एक रॉयल्टी फीस जाती है, जिससे उन्हें तो एक लाइफ टाइम अर्निंग का सोर्स मिल जाता है। बट अपनी लिखी फिल्म की रॉयल्टी तो आज तक सलीम जावेद को शोले तक के लिए नहीं मिली है, जिसके इतनी लैंग्वेजेस में रीमेक बन चुके हैं, जिसके डायलॉग्स आज कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स में यूज होते हैं। सरदार आज से आप बुआ खाएंगे। कई लोगों के तो पूरे के पूरे करियर शोले में बोले हुए एक डायलॉग की वजह से चल रहे हैं, वो डायलॉग जो सलीम जावेद ने लिखे थे। बट स्टिल उनको शोले की अपनी फीस को छोड़कर आज तक एक पैसा नहीं मिला। इन इंडिया में स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन की स्ट्राइक, लगातार अपने काम के रिकॉग्निशन के लिए लड़ाई ने शायद लोगों की अटेंशन राइटर्स की स्ट्रगल की तरफ थोड़ी सी खींची हो। एंड इतने सालों में थोड़े से चेंजेस तो शायद ग्राउंड लेवल पर भी आए हैं, जैसे प्रोड्यूसर्स लाइक रितेश सिद्धवानी एंड सिद्धार्थ रॉय कपूर अग्रीइंग फॉर द मिनिमम बेस कॉन्ट्रैक्ट दैट SWA वांट्स टू इंप्लीमेंट। बट इंडस्ट्री में उन्हें वो रिस्पेक्ट, वो वैलिडेशन तो आज भी दूर दूर तक नहीं मिलती जो एक सुपर हिट लिखने वाले राइटर को मिलनी चाहिए, जिसके थ्रू लिटरली किसी भी फिल्म, किसी भी वेब सीरीज, किसी भी स्केच, किसी भी शो, किसी भी टेलीविजन के अवार्ड शो की शुरुआत होती है। एंड हाँ, ओटीटी के बूम के बाद से राइटर्स को काम करने की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, मोस्टली बिकॉज ज्यादातर ओटीटी स्ट्रॉन्ग स्टोरी ड्रिवन स्क्रिप्ट ही ढूंढ रहे हैं, जिसमें सिर्फ एक्शन, आइटम सॉन्ग और एक सुपरस्टार ही नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी हो, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हो, डायलॉग्स हो, एक स्ट्रॉन्ग कहानी हो। इसीलिए शायद वरुण ग्रोवर जैसे राइटर को भी अगर मसान के बाद किसी ने सबसे ज्यादा रिकॉग्निशन दी है तो वो सेक्रेड गेम्स है। बट इट्स हाई टाइम कि बॉलीवुड अपने राइटर्स को इज्जत करना शुरू कर दे। राइटर्स कम्युनिटी में अच्छी फिल्में देने वाले राइटर्स को स्टार बनाया जाए, क्योंकि इसका फायदा सिर्फ उन राइटर्स को नहीं, सिर्फ पूरी राइटिंग कम्युनिटी को नहीं, एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, पूरी फिल्म इंडस्ट्री को होगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बॉलीवुड का कंटेंट क्राइसिस जो नेगेटिवली स्पाइरल करे जा रहा है उसका कोई और सोल्यूशन मिलना नामुमकिन है। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच वाचिंग इट टिल द एंड। तुम्हारे मन में क्या परसेप्शन था बॉलीवुड के टीवी के राइटर्स के बारे में मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। यहां तक आ गए हो तो यूट्यूब एल्गोरिथम कहता है कि तुम्हें ये वीडियो इतनी ही पसंद आएगी। यहाँ पर पूरी एक प्लेलिस्ट है एसईओ डीप डाइव्स की, पॉप कल्चर पर। इन्हें चेकआउट करो, वीडियो को लाइक करो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।